जय हिंद दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं फिर से एक नया प्रैक्टिस सेट एसएससी जीडी के लिए। हम पिछला अपना जो भी 2 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं उसमें बता दिए हैं कि हमारा प्रैक्टिस सेट ऐसा क्यों है और क्यों एसएससी जीडी टारगेट है। ठीक है, तो चलिए उसी हम प्रैक्टिस सेट को और आगे बढ़ाते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो आए हुए प्रश्न हैं उन्हीं प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। आए हुए प्रश्न जो हैं वो लेटेस्ट हैं, 2025 के हैं और हाल ही में 2024 में हुए हैं। इन सभी के आपके सामने प्रैक्टिस सेट लेके आ रहा हूँ मैं। इनमें से प्रश्न जो आपके मिक्स प्रश्न मिलेंगे आपको। कई बार ऐसा भी मिलेगा आपको, कई प्रैक्टिस सेट में ऐसा भी मिलेगा कि 20 में से 15 तो किसी एक प्रैक्टिस सेट के होंगे। इस टाइप से मैंने उसमें ऐसा कुछ लग रहा है कि जो हमने क्रिएटिविटी करना है उसमें हमने क्रिएटिविटी करी है और कई सारे शिफ्टों में एग्जाम हुआ है। तो वहाँ से हमने क्या किया है कि कौन से प्रैक्टिस सेट का ऐसा लग रहा है कि ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, मैंने उनको उठाया है और उसमें कुछ ऐड किया हुआ है। तो ये फरवरी 2025 के ज़्यादा से ज़्यादा है, उसमें कोई डेट होगा नीचे एक बार मेंशन आपको मिल जाएगी। लगभग 5 से 7 के आसपास फरवरी का जो डेट है 2025 का, उसी का है ये ज़्यादा से ज़्यादा। तो एक ही प्रैक्टिस सेट में देखिए क्या हो जाता है। सबसे पहले हमने इनको क्रम से लगा लिया है, जो क्रम से जो आसान प्रश्न है उनको क्रम से लगा लिया है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि आगे बढ़ रहे हैं। प्रश्न जो है थोड़ा सा लेवल ऊपर की तरफ उठते जा रहा है और कहीं कहीं ऐसा हो रहा है कि एक ही टॉपिक से एक से अधिक प्रश्न है, तो वो अगर थोड़ा सा मॉडरेट भी है या टफ भी है तो उनको एक साथ में ही हमने रख लिया है, ताकि अलग एक ही चैप्टर से अलग अलग जगह पर रखना ठीक नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें बोर्ड मास का नियम लागू होता है। ठीक है, बोर्ड मास का नियम लागू होता है तो सबसे पहले इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। उसके बाद अगर उसी स्टेप में हमने बता रखा है कुछ भी माइनस प्लस के बाद में हो तो उसी स्टेप में उनको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये पूरा बाद में है तो इसी स्टेप में भी इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये -9 उतार लीजिए। उसके बाद क्या करना है, ये जो है 15 से इसमें भाग करिएगा तो 15 चौक के 60 होगा, लेकिन ये दोनों माइनस में तो वो तो प्लस में आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है वो माइनस में है। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका 3 सत्ते 21 हो जाएगा, तो ये किस में रहेगा, माइनस में रहेगा। क्यों? क्योंकि जब कभी भी 2 नंबर का मल्टीप्लाई होता है और एक माइनस होता है तो एक प्लस होता है, तो उस स्थिति में ऐसी स्थिति में क्या होता है, माइनस में ही आएगा। चाहे नंबर कोई भी माइनस हो, आएगा माइनस में ही आपका। तो 3 सत्ते 21 होगा, लेकिन वो माइनस में रहेगा तो इसको प्लस को माइनस कर देगा वो। बाकी ये हमने उतार लिया, ये तो समझ गए होंगे। अब इसके बाद सारे के सारे माइनस आ गए। जब सारे के सारे माइनस हो तो आपको पता है कि इसमें जुड़ जाता है, ऐड हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, 21 और 25 हो जाएगा। 25 9 कितना होता है, 34 होता है, लेकिन क्या रहेगा, माइनस में। आपका जो आंसर आया है वो एकदम सिंपल तरीके से आ चुका है। ठीक है दोस्तों, इसमें हमने कुछ भी नहीं किया है। सेम उसी प्रैक्टिस सेट में उसी दिन में ऐसे 2 प्रश्न आए हुए हैं। एक ही दिन में ऐसे 2 प्रश्न आए हुए हैं कि बस थोड़ा सा परिवर्तन है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या हो रहा है, उसमें ब्रैकेट में लगा दिया माइनस को, माइनस से आपके साथ खेलना चाहता था और ये उससे भी सिंपल है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या करना है, सेम वही नियम कि जब कोई भी प्लस के बाद माइनस, प्लस माइनस या किसी 2 चिन्हों के बीच में हो, प्लस या माइनस में से, तो उनको हम सेपरेट सेपरेट सॉल्व कर लेते हैं। ये माइनस के बाद है और ये 2 चिन्हों के बीच में है, तो ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं कि स्टेप में 16 को उतार देंगे, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 8 का इसमें 8 में 4 से भाग करिएगा तो 2 आ जाएगा, फिर ये 2 तिहाई 6 हो जाएगा। यहाँ तक तो हमने कुछ ज़्यादा चेंजमेंट नहीं कराया, इसका इसमें गुणा कर दिया और इसका इसमें भाग कर दिया, बस वही लिख दिया हमने। अब उसके बाद हमने बताया था कि कभी भी 2 नंबर प्लस प्लस में हो, जब यहाँ पे कोई निशान नहीं तो प्लस माना जाता है। तो ये 16 2 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, -6 हो जाएगा। यानी जब सब्ट्रैक्ट करोगे, जब कभी भी 2 नंबर एक प्लस एक माइनस हो, मतलब ये कोई निशान नहीं तो ये प्लस में है, तो 18 में से 6 घटेगा तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। घटाया हमने क्यों, क्योंकि एक नंबर माइनस एक नंबर प्लस में होता है तो उनको घटाया जाता है। घटाने के बाद जो आएगा वो बड़े वाले निशान, जो संख्या बड़ी है उसके आगे का निशान यहाँ पे लिखा जाता है। ये प्लस वाली संख्या बड़ी है तो यहाँ पे प्लस लिखने की जरूरत है नहीं। जब माइनस होता है तो लिख देते हैं, लेकिन प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टाइपिंग का सही सुविधा नहीं था, हमने इसलिए पेन से इस पर लिख दिया है, पेन से, इसके बोर्ड के पेन से। चलिए ध्यान देते हैं, इस पर हमें क्या करना है, सबसे पहले ब्रैकेट में सॉल्व करते हैं। इसमें बोर्ड मास नियम अप्लाई होता है, ऊपर वाले में भी बोर्ड मास नियम ही था। बोर्ड मास में क्या होता है एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, फिर उसके बाद ऑफ सॉल्व होता है, फिर डिवाइड सॉल्व होता है, फिर मल्टीप्लाई होता है, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन होता है। और मैंने एक चीज़ बताया कि ये अलग अलग स्टेप में यहाँ पे समझाया जा रहा है, लेकिन ये ऐसे कैसे होता है कि अगर एक ही स्टेप में कभी ऐसा सेपरेट सेपरेट हो प्लस या माइनस के बाद में, तो उनको हम उसी स्टेप में सॉल्व करते चलते हैं। जैसे यहाँ से हम डायरेक्ट इसका गुणा कर सकते हैं, क्योंकि ये सेपरेट है, यहाँ पे हम गुणा डायरेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद चाहे तो आप वेट करें, इसको रोक के रखें, इधर से सॉल्व करते इधर की तरफ आएँ तो वो ज़्यादा सेफ रहता है। ठीक है दोस्तों, तो ये अभी हम 23 और इंटू 16 को रहने देते हैं। यहाँ तो ये सही आ जाएगा, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि जब स्टेप को आप जो है सही तरीके से फॉलो नहीं करते हैं तो मिस्टेक हो जाता है। अभी यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ तो भाग है और यहाँ पे गुणा है और उसके बाद ये ब्रैकेट है, तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, उसके बाद इसको हमें भाग करना पड़ेगा। तो हम एक बार उतार लेते हैं। वैसे ये डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन स्टेप ना भूले, हमने बेसिक तरीके से पढ़ाने का ठाना हुआ है, तो उस चीज़ को हम पूरा अप्लाई करेंगे। ये 19 में से 13 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 13 अच्छा 19 होता है। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब ये कभी भी स्वयं में कोई फ्रैक्शन है तो वो आपस में तो कट ही सकता है, पहले आपस में कटा लीजिए। उसके बाद आपको पता है कि सबसे पहले भाग होता ही है, ब्रैकेट खत्म हो चुका है।
ब्रैकेट खत्म हो चुका तो सबसे पहले भाग होगा, तो बाकी को भी उतार लीजिए। और हमने बताया था कि चाहे तो इसको गुणा कर लें, चाहे तो वेट करके रखें, अभी वेट करें। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये भाग करिएगा तो 3 में 3 का भाग करिएगा तो 1 आ जाएगा, और ये 6 है, इधर बच रहा है 6 है, तो ये 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 दूनी के 6, मतलब यहाँ पे बचा गया 2 बचा हुआ है। यहाँ 6/3 को काट दिए तो 2 बचा हुआ है, यहाँ पे पूरे स्थान पे सब कुछ कट के केवल 2 बचा हुआ है। यानी इस ब्रैकेट में क्या बचा आपके पास, 23 × 16 × 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 23 दूनी के 46 हो जाएगा, गुणे 16 कर दीजिएगा, तो 16 का भाग करिएगा तो 16 × 6 = 96 हो जाएगा। और 6 लास्ट में किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, एक ही ऑप्शन में। जब तो इतना अगर आपको दिख जाए तो समझ लीजिए कि वही ऑप्शन सही रहता है। जब सारे ऑप्शन में होता तो पूरा मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, लेकिन जब एक ही में दिख रहा है तो आप यहीं से डायरेक्ट समझ जाते कि 2 × 3 = 6 और 6 × 3 मतलब 2 × 3 = 6, 6 × 6 = 36 हो जाता है, जिसके लास्ट में 6 होता है वही आंसर होता है। जब और भी ऑप्शन होते तो पूरा मल्टीप्लाई कर लेते। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपके सामने क्या है कि 36, 72, 216 और 144 का लॉस अज्ञात करना है आपको। ये उसी एक ही प्रैक्टिस सेट में ऐसे ऐसे सवाल हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हमें पता है इसका फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर इसके क्या क्या होते हैं, फैक्टर कौन से नियम से निकालते हैं हम लोग, जो एलसीएम का नियम होता है ना, प्राइम फैक्टर वाला नियम, ऐसे वाले से। अब चाहे तो साथ में ही तीनों नंबर को रख के यहाँ पे निकाल लें, चारों नंबर को, और चाहे तो अलग अलग सेपरेट भी निकाल लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो 36 है, 36 को आप क्या क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3 × 3 लिख सकते हैं। कैसे, 2 दूनी के 4, 4 × 3 = 12, 12 × 3 = 36। तो हम लोग सबसे पहले 2 से कटाते जाते हैं। इस टाइप से आप जो है ये तरीका जो है यहाँ पे आप रख के कटाइएगा 36 को, तो ऐसे ये 2 2 3 3 ये आएगा। ये कटाने वाला आपको नियम पता ही होगा कैसे, 2 एकम 2 होता है, 2 8 16 होता है, फिर क्या हो जाएगा, 2 9 18 होता है, 3 3 9 होता है, ये हो जाता है। तो इस टाइप से आप पूरा सॉल्व करिएगा तो क्या आ जाने वाला है, यहाँ पे आपका 72 हो जाएगा। 72 का क्या निकाल लीजिएगा, इसी टाइप से इसका भी निकाल लीजिएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 2 दूनी के 4, दूनी के 8 और गुणे 3 × 3, ये उसी टाइप से निकालिएगा तो आपका ये पूरा निकल जाएगा। 72 के बाद 216 का आ जाएगा। 216 का थोड़ा सा बड़ा है तो इसको एक बार लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, 216 का एक बार लिख लीजिए। 2 एकम 2, फिर 0 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा। उसके बाद 2 5 10 हो जाएगा, 2 4 8 हो जाएगा, 2 दूनी के 4 हो जाएगा, 2 7 14 हो जाएगा। अब ये 3 से कटेगा, 3 9 27 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा 3। तो आपके पास अभी क्या आ जाने वाला है, यहाँ पे 2 2 3 बार है, फिर 3 भी 3 बार है। ठीक है, उसके बाद क्या है, 144 है। 144 का इसी टाइप से क्या आ जाएगा, 2 7 14, 2 दूनी के 4, 72 का बाकी आपने निकाल ही रखा है। 72 का क्या था, ये वाला है, उसी में एक और 2 ऐड कर दीजिएगा, यानी 2 यहाँ पे 3 बार है तो 4 बार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इनमें क्या करना है, इनको अगर इस तरीके से भी लिख लिया जाए कि ये 2 के पावर 2 है और 3 के पावर 2 है, फिर यहाँ पे 2 के पावर कितना है, 3 है, यहाँ 3 के पावर कितना है, 2 है, फिर यहाँ पे कितना है, 2 के पावर 3 है और 3 के पावर 3 है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 के पावर 4 है और 3 के पावर 2 है। तो इस तरीके से लिख लेने के बाद जो 2 ही नंबर आपको दिख रहे हैं बार बार, 2 ही नंबर क्या दिख रहे हैं, 2 और 3, 2 और 3 बार बार हैं, तो 2 पे जो सबसे बड़ी घात होगी, एलसीएम क्या होने वाला है, एलसीएम बराबर 2 के पावर सबसे बड़ी घात क्या है, इसके पास सबसे ज़्यादा ये है, 2 के पावर 4 है, फिर गुणे 3 की सबसे बड़ी घात क्या है, तो 3 है, 3 के पावर 3। इसका जो वैल्यू आएगा आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो वो आपका एलसीएम होगा। एलसीएम कितना आ जाएगा, तो इसका 2 के पावर 4 का मान कितना हो जाएगा, 2 दूनी के 4 दूनी के 8 दूनी के 16 हो जाएगा, और 3 त्रिक 9 त्रिक 27 हो जाएगा। इनका गुणा कर लीजिएगा तो 16 7 112 को हो जाएगा ये, यानी 2 किस में लास्ट में आ रहा है, तो 432 में आ रहा है, तो ये आपका 432 वाला ही आंसर सही हो जाएगा। बार बार पूरा गुणा करने की जरूरत नहीं है, ये थोड़ा सा बेसिक है, लेकिन इसमें आपका कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। जिसको माइंड में ही ये सब चीज़ें आ जाएंगी
माइंड में जैसे ये हमने 36 का लिख दिया था, 72 का लिख दिया था, 216 का निकालना पड़ा है, 144 को भी हमें कन्फ्यूजन ना हो, थोड़ी देर ना हो, इसलिए हमने निकाल लिया। कभी भी क्या होता है कई बार कि हम जो है सोचते हैं कि माइंड में फटाफट कर लें, माइंड में करने से अच्छा हम पेन पे लिख के पेन कॉपी चला लेते हैं तो जल्दी आ जाता है। तो इसलिए फटाक से पेन कॉपी चला लेने से अपना बेनिफिट होने वाला है। ये अपना बेसिक मेथड है, इस मेथड से आप एलसीएम निकाल सकते हैं। कई बार क्या होता है सारे नंबर एक साथ कोई लिख करके ऐसे भी एलसीएम निकाल लिया जाता है। 36 है, 72 है, 216 है, 144 है। तो यहाँ से भी ऐसे 2 से 3 से ऐसे कटाते जाइएगा तो वही चीज़ें आनी है जैसे ये पूरा आया है। तो चाहे ये मेथड अपना लो, चाहे ये मेथड अपना लो, सेम बात है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 25, 40 और 75 से पूर्णतः विभाज्य है। सेम वही एलसीएम यहाँ पे भी है। एलसीएम पहले निकालेंगे, एलसीएम जो आएगा उसका मल्टीपल कोई निकालेंगे जो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है ना, उसके नज़दीक हो, उससे पार ना हो। जैसे डिवाइड करते हैं ना कि भाग दो और भाग देते समय ऐसा हो तो उससे कम आए, उससे ज़्यादा ना आए, ठीक है। तो वही सिस्टम यहाँ पे होगा। सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 15 का क्या हो जाएगा, 3 और 5 हो जाएगा। और उसके बाद क्या है, 25 है तो 25 का हो जाएगा 5 और 5। 25 के बाद क्या है, 40 है तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 हो जाएगा। 40 के बाद क्या है, 75 है तो इसका क्या आने वाला है आपका, 25 यानी 75 होता है, यानी 3 गुणे 5 गुणे 5 हो जाना है। इसमें सेम वही नियम, एलसीएम क्या होना है आपका, एलसीएम आपका आ जाएगा जिसकी सबसे बड़ी घात हो। इसमें ये जो है 5 की पावर 2 है, इसमें 3 गुणे इसके घात 1 है और 5 की घात 1 है। यहाँ 2 की घात 3 है और 5 की घात 1 है। यहाँ 3 की घात 1 है और 5 की घात 2 है। तो इस तरीके से जो सबसे बड़ी बड़ी घातें हैं उसको ले लीजिए और जिसके साथ कोई नहीं मिलता उसको भी ले लेते हैं। तो सबसे पहले 2 की घात सबसे बड़ी क्या है, 3 है। फिर 3 भी है यहाँ पे, तो 3 की सबसे बड़ी घात क्या है, 3 की सबसे बड़ी घात 1 ही है, मतलब खाली 3 है। फिर उसके बाद क्या है, 5 की सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है, यानी 5 की पावर 2। तो अब इसका गुणा कर लीजिए तो 2 के पावर 3 का मान कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 कितना हो जाएगा, ये 25, इसका इसमें गुणा जब करिएगा तो ये 2 के पावर इसका हो जाएगा 8, इसका हो जाएगा 3, इसका हो जाएगा 25। 25 8 है 200 हो जाएगा, 200 के 3 कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। ये तो आपका आ गया एलसीएम। ये जो आपका आया है एलसीएम आया है, मतलब कि अब ये जो बोला है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपको ज्ञात करना है, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, ये होती है। अब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, 600 का डिवाइड जब करिएगा तो 600 का डिवाइड करते समय ये तो पूरा पूरा डिवाइड होगा नहीं, लेकिन ऐसे टाइम तक भाग ले जाना है जितने बार में कि ये क्या हो जाए, पूरा पूरा डिवाइड होने से नज़दीक रहे। जैसे भाग करते हैं ना वैसे ही। तो ये मान लीजिए केवल 6 है तो कितना हो जाएगा, लगभग 16 बार ले जाइए तो 16 छके कितना होता है, 96 होता है। 16 छके 96 होता है। और इस पर अगर मान लीजिए क्या कर देते हम, 96 में 400 ऐड कर देते, 400 ऐड कर देते तो कितना आ जाता, ये हो जाता हमारा, ये इस टाइप से हमारा भाग आ जाता। यानी इस 6 से हम जब भाग करते हैं तो 16 बार, 600 से भाग करते हैं तो 16 बार में कितना आ जाता हमारा, ये पूरा आ जाता कितना, ये आ जाता, मतलब कि 16 बार में कट जाता, 400 बच जाता, डिवाइड में क्या हो जाता ये। तो सीधा सीधा मतलब ये हम कह सकते हैं कि ये 400 को छोड़ दीजिए, जैसे हम भाग ले जाते हैं इस 400 को आप छोड़ दीजिए, इस 400 को इसमें से पूरे में से घटा दीजिए। ये जो 400 बच रहा है ना उसको इसमें से घटा दीजिए, तो वही जो आपका आएगा वो क्या होगा, आपकी सबसे बड़ी संख्या होगी जिसमें पूरी तरह से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो 9600, जो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ऐसी है जो 600 से पूरी तरह डिवाइड हो जाए तो क्या होगी, 9600 हो जाएगी। तो अगर आप थोड़ा सा एक दिमाग लगाएं, ये जो एलसीएम आता है इस स्थिति में एलसीएम से आप क्या करें कि जो चारों ऑप्शन होता है चारों ऑप्शन में डिवाइड कर दीजिए, जो पूरी तरह डिवाइड हो जाए और वो सबसे बड़ा नंबर हो, तो वही हमारा क्या होता है। तो यही एक ऑप्शन है जो सबसे बड़ा है और दिखाई दे रहा है। ये तो समझाने के लिए था कि कैसे आता है, जब समझ में आ जाए तो ये सबसे अच्छा ऑप्शन है। चलिए अभी भी एलसीएम एचसीएफ चल रहा है। एलसीएम एचसीएफ कई बार दो प्रश्न हो जा रहे हैं, कई बार 3 प्रश्न हो रहे हैं, कई बार एक ही प्रश्न हो जा रहा है। तो मैक्सिमम में 2 आ रहे हैं, किसी में 3 आ रहा है, तो इस सेट में 3 आए हुए हैं। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें 2 संख्याओं का एचसीएफ दे रखा है 11, उनका योगफल दे रखा है 132। यदि दोनों संख्याएं 42 से बड़ी हैं, दोनों संख्याएं जो हैं वो 42 से बड़ी हैं लेकिन कम नहीं है उनसे, तो ये समझना कि दोनों संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए, हमें ज्ञात करना है अंतर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी एचसीएफ देता है और योगफल की बात कर देता है, एचसीएफ दे दे, एचसीएफ दे देने के बाद एक योगफल की बात कर दे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो एचसीएफ होता है ना, एचसीएफ का ही जो दोनों नंबर होता है, 2 संख्याएं हैं, जो दोनों संख्याएं हैं इन दोनों संख्याओं में एचसीएफ का गुणा कर लिया जाए तो हमारा क्या हो जाता है, एचसीएफ का
अगर ये दोनों संख्या कुछ अगर आपको पता करना हो कि ये दोनों संख्याएं क्या हैं, तो इसका जो गुणज होगा उसी में गुणा कर लीजिएगा। तो इसको हम मानते हैं जो हमारी संख्याएं दोनों होंगी वो HCF के साथ होंगी, मतलब HCF उनमें से कॉमन निकला है, बाहर निकला हुआ है। तो संख्याएं अगर हम x और y मानते हैं, x और y हमारी संख्या होंगी, तो हम केवल x और y नहीं मानेंगे, इन दोनों में से क्या होगा, 11 निकला हुआ है, वही तो HCF है। HCF का मतलब ही तो क्या होता है, दोनों संख्याओं का HCF, ये दोनों संख्याएं हैं उनका HCF कितना है, 11 है। तो जो HCF होता है वो दोनों संख्याओं का जो कॉमन होता है वही निकला रहता है। तो दो संख्याएं हमारे पास क्या क्या हो गई, ये हो गई हमारे पास, ये दोनों संख्याएं हो गई, और इनको बता क्या रहा है, माना संख्या या फिर माना संख्याएं। ये हैं, तो दिया है क्या चीज दिया भाई, ये समझाने के लिए है, बस ऐसे नहीं पूरा करना है। 11x + 11y बराबर कितना है, 132 है। मतलब कि दोनों संख्याओं को जोड़ने पर, जो पहले तो हम इस संख्या इस तरीके से निकाल लिए, और दोनों संख्याओं को जोड़ने पर 132 आ रहा है, कॉमन निकाल लीजिए इनका, तो कितना हो जाएगा, x + y बराबर 132। इसको कटा दीजिए तो कितना बच जाएगा, 12 बार में कट जाएगा ये, x + y बराबर 12। ये तो x + y आ गया। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, मतलब जो x + y है ना, ये दोनों किसी दो संख्याओं को जोड़ने पर कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। तो किन्हीं दो संख्याओं को जोड़ने पर क्या क्या नियम ऐसे हो सकते हैं जिसको कि जोड़ने पर क्या आ जाए, 12 आ जाए। तो एक तो होगा 1 और 11, फिर क्या हो सकते हैं, 2 और 10, उसके बाद क्या होंगे, 5 और 7, और भी ऐसे नंबर बनेंगे। तो इसमें हमें क्या करना है कि ऐसे हमें जो और नंबर मिल रहे हैं उस नंबर में हम क्या करेंगे, ये 5 है, हमें इन दोनों जो जोड़े संख्याएं बनेंगे उन दोनों संख्याओं को क्या करना है, योगफल जो आ रहा है जिनका कि 12 होना चाहिए, इस टाइप के हमें जोड़े बना लेना। जोड़े बना लेने के बाद हमें ध्यान देना पड़ेगा एक चीज, कि ये दोनों संख्याएं ऐसी लेनी है जिनका कि इनके साथ मान रखने पर, x और y का यहाँ पे मान रखने पर, ये तो मान लो एक जो रखोगे, एक मान लो x की रहेगी, एक क्या रहेगी, y की रहेगी मान, ये वैल्यू, एक x है एक y है। तो जो आप मान रहे हो इसमें से, यानी x + y जो जोड़ने पर 12 आ रहा है, उनमें से जो आप मान लीजिए कोई खंड खोज रहे हैं अपने माइंड में, फटाक से उस टाइम तो खोज लेते हैं, अभी तो हम समझाने के लिए ऐसा बता रहे हैं। जब आप समझ जाते हैं कि क्या होना चाहिए, इस टाइप से कोई नंबर होना चाहिए, तो 5 और 7 वाले नंबर को अगर लिया जाएगा तो कितना होगा, 5 और 7 का एक बार ऐसे ही माइंड में रख लीजिए, तो कितना हो जाएगा, अगर यहाँ पे हम 5 रख लेंगे तो 11 × 5 कितना होगा, 55 होगा। बाकी वाले में जो बता रहा है ये दोनों संख्याएं कैसी हैं, 42 से बड़ी होनी चाहिए। अगर इनमें से कोई भी रख देंगे तो दोनों संख्याएं ऐसी नहीं होंगी जिसमें कि क्या हो जाएगा, 42 से बड़ी आ जाए। मान लीजिए हम इसको रख लेते हैं, 1 और 11 को रख लेंगे, तो ये तो केवल एक संख्या कितनी आ गई, 11 आ गई, तो इसको ले नहीं सकते। इसमें अगर रखेंगे तो एक में तो क्या आ जाएगी, 11 दूने के 22 आ जाएगी, इसको भी नहीं ले सकते। लेकिन जो 5 और 7 है, इसको लेते समय क्या हो जाएगा, 11 × 5 = 55 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 11 × 7 = 77 हो जाएगा। दोनों किससे आ गए, 42 से बड़ी आ जाएंगी। तो हमारे पास जो जोड़े मिले हैं वो जोड़े क्या क्या है, x का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा, और y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी जो संख्याएं हैं, तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, अब हमारे पास संख्या क्या क्या हो जाएंगी, 11x का मतलब कि 11 × 5 = 55, और 11y का मतलब कि 7 रख देंगे तो 11 × 7 = 77। इनका आप सब अंतर ज्ञात करना था, तो अंतर कितना आ जाएगा, यह समझाने में टाइम लगा है, जब समझ जाते हैं तो आप आसानी से कर लेते हैं। ऐसी चीज़ें हैं जो कुछ चीज़ों का जब बेसिक करते हैं तो बेसिक थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन जब समझ जाएंगे तो आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा। जब बेसिक पढ़ रहे हैं तब, बाकी शॉर्टकट कोई पढ़ा रहा होगा तो शॉर्टकट में कुछ भी दिमाग लगा करके वो ला सकते हैं, और उनका लॉजिक सही भी हो सकता है, होता भी है मैक्सिमम। तो ये आपका बेसिक है कि पहले संख्याएं क्या करेंगे, 11x और 11y मानेंगे। उसके बाद ये जो 11x और 11y यानी दोनों संख्याओं को जोड़ने पर 132 दिया हुआ है, हमें पता है। 11 का मान निकालने के बाद x + y का मान कितना आ जाएगा, 12 आएगा। हमने समझा दिया है अच्छे से कि ये जो x + y है ना, किसी दो नंबर को जोड़ने पर आप अपने आप जोड़े बनाओ कि किन किन संख्याओं को जोड़े बनाने पर क्या आ जाएगा, जोड़ने पर 12 आ जाए। तो 1 11 हो सकता है, 2 10 हो सकता है, 5 7 हो सकता है, और बीच में और भी नंबर हो सकते हैं। मैंने 5 7 को डायरेक्टली इसलिए ले लिया ना, क्योंकि आपको थोड़ा सा इन दोनों से एग्जांपल समझा दूंगा, फिर 5 7 को लेने के बाद सही समझ पे, सही चीज़ों पे आ जाएंगे, आंसर पे आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि 11x अगर रख देंगे तो 11x का मतलब खाली 11 होगा, जबकि संख्या बता दिया क्या होना चाहिए, 42 से बड़ी होनी चाहिए। इसलिए हम इसको नहीं ले सकते, इसको नहीं ले सकते, हमें ये लेना पड़ेगा जिससे कि हमारा संख्या क्या हो, दोनों संख्याएं क्या हो, 42 से बड़ी हो, तो वो इसी वाले कंडीशन में हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट करते हैं। 16 और 48 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। तृतीय अनुपाती का मतलब क्या होता है कि C वाला ज्ञात करना है। जब C बराबर फार्मूला क्या होता है हमारा,
C बराबर होता है B² अपन A। C बराबर फार्मूला कैसे आता है, जब कभी भी तीन संख्याएं क्या हो, समानुपात में रखा जाए, A B C को समानुपात में रखा जाए तो इसको कैसे लिखते हैं, A रेशियो B लिखते हैं और प्रपोर्शन लिख लेते हैं, यानी A अनुपात B और समानुपात क्या हो जाता है, B अनुपात C। तो इनको हम जब सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है A/B बराबर, ये निशान हट जाएगा, B/C। तो इसका यहाँ गुणा हो जाता है, इसका यहाँ गुणा हो जाता है, तो AC बराबर क्या हो जाता है, B²। यहीं से आपका ये फार्मूला आया है, C बराबर B²/A। इसी से सारे फार्मूले तृतीयानुपाती के और भी बनते हैं। आपको मध्य अनुपाती ज्ञात करना है या तृतीयानुपाती ज्ञात करना है, इसमें से सारे आपके पता चल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो C बराबर हम डायरेक्ट, ये तो समझाया हूँ, C बराबर हम डायरेक्ट रख सकते हैं B²/A। तो B² का मतलब क्या है कि ये मान लो A है, ये आपका B है, आपको C ज्ञात करना है तो C का यहाँ पे लगा दिया हमने फार्मूला। B की जगह क्या रखना है, 48 और 48 का स्क्वायर करना है, तो 48 दो बार हम लिख लेते हैं। नीचे A की जगह क्या रहेगा, 16 रहेगा, तो 16 यहाँ कितना होता है, 48 होता है। 3 8 24 को 4 हो जाएगा, 3 चौके 12 और 2 14 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। कितना छोटा छोटा सा सवाल है, हमने इनको क्रम से लगा लिया है। ये एक ही प्रैक्टिस सेट में ज़्यादा से ज़्यादा आए हुए हैं। नेक्स्ट है हमारे सामने 28 और 112 का तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए। फिर से तृतीयानुपाती आ गया, किसी में तृतीयानुपाती लगातार पूछ दे रहा है, किसी में तृतीयानुपाती और मध्यानुपाती पूछ दे रहा है। तो इस टाइप से समानुपात वाले चैप्टर से, अनुपात समानुपात वाले चैप्टर से प्रश्न बन रहे हैं। इन दोनों का फिर से तृतीयानुपाती ज्ञात करना है, तो तृतीयानुपाती का भी फार्मूला बताया, B²/A। तो B² का मतलब 112 गुणे 112/28। तो सबसे पहले इसको कटाइए आप, 4 से कटा लेंगे एक बार, तो 4 7 28 हो जाएगा। इसको कटाइए तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 3 बचेगा 32, 4 8 32 हो जाएगा, 7 चौके 28 हो जाएगा। यानी कि 112 गुणे 4 बच गया, इसका गुणा कर लीजिएगा तो 4 दूनी के 8 हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा। कितना आसान सा सवाल है, एकदम आसान सा सवाल। इतने आसान से सवाल आपके एग्जाम में आते हैं और आप घबरा करके क्या करते हैं, कुछ प्रश्नों को देख करके, बस आप कुछ प्रश्नों को देख करके, टफ प्रश्नों को देख करके, या कोई प्रश्न गलती से किसी कैलकुलेशन की वजह से आपका मिस्टेक होता है, आप पूरे एग्जाम को खराब कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है दोस्त। मैं सिलेक्टेड हूं और सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन को कैसे हम पार कर सकते हैं, वो हमारे पास तरीका है। मैं जैसे बता रहा हूं, जैसे पढ़ा रहा हूं, आप उस तरीके से करिए, आप आसानी से पास कर लेंगे। पहले मैं ये जो बैच पढ़ा रहा हूं, सबसे पहले मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूं, और बेसिक तरीका जिसको आ जाएगा वो बाद में अपना सही कर लेगा। इसमें भी मैं इतना भी बेसिक नहीं बता रहा हूं कि जो ये प्रोसेस आप एग्जाम में निकाल करके क्वालिफाई ना कर लें। अगर आप अपने सारे सब्जेक्ट में ठीक हैं, आप अपने सारे सब्जेक्ट में ठीक है और मैथ में आप 15 पार कर गए, तो बहुत अधिक है भैया, बहुत अधिक। आज सिलेक्शन की यही रणनीति है कि आप 20 में 20 करने का टारगेट रखेंगे तो कोई और सब्जेक्ट आपका छूट जाएगा। 20 में 20 का टारगेट मत रखिए अभी। हाँ, अगर आप सारे सब्जेक्ट कंप्लीट कर चुके हैं, मैथ को भी अच्छे से पढ़ रहे हैं, तो आप प्लीज़ कहीं और से पढ़ लीजिए। आपके लिए 20 में 20 लाने वाले, दिलाने वाले बहुत सारे टीचर हैं, लेकिन मैं सिलेक्शन दिलाने वालों के साथ हूँ। जो सिलेक्शन दिला रहे हैं ना, जैसे कैसे सिलेक्शन दिलाना है, मैं वो प्रोसेस पे चल रहा हूँ। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि दो संख्याएं 4 और 9 के अनुपात में हैं, यदि उनका मध्यानुपाती 24 है, तो दोनों संख्याएं के बीच धनात्मक अंतर क्या होगा। फिर से वही 4 और 9 के अनुपात में है, यदि उनका मध्यानुपाती 24 है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। वही सेम प्रोसेस अपनाइए। ये मान लीजिए दो संख्याएं आपकी रेशियो में दे रखा है। जब रेशियो में दे रखा है तो इनके साथ कुछ कॉमन रहा होगा, तो कॉमन रहा होगा तो वो चीज़ कॉमन इन दोनों के साथ लगा दीजिए। दोनों के साथ कॉमन क्या लिखा सकते हैं, अपने से हम मान लेंगे दोनों के साथ क्या रहा होगा, x रहा होगा। जैसे मान लीजिए कोई संख्या 10/20 है, तो इसको आप कटा के ही तो, या कॉमन निकाल के ही तो क्या करते हो कि इसको रख देंगे 1/2। तो जो चीज़ कट चुका होता है ना, उसके बाद ये बचा हुआ रेशियो होता है, तो इनके साथ हम कुछ भी लिख देते हैं जो कटा होगा। कटा होता है जो सभी में बराबर रहता है, तो जो कटा हुआ रहेगा वो क्या रहा होगा, हम x मान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम संख्याएं मान लेंगे क्या, 4x और 9x। ये हमारे पास दो संख्याएं हैं। अब इसका हमें मध्यानुपाती ज्ञात करना है। तो मध्यानुपाती जो ज्ञात करना है, तो वो हमें पता नहीं है मध्यानुपाती का मध्य में कौन सा होगा। तो जब दो संख्याएं अगर कभी भी क्या हो, मान लीजिए दो संख्याएं a और b आपकी हों, और उसमें आपकी कोई संख्या मान लीजिए c आ जाए बीच में, c आ जाए बीच में, तो उसके लिए सेम प्रोसेस हमने सिखाया है। वही प्रोसेस है, बस
जो लेटर हैं वो आगे पीछे हो रहे हैं। तो सेम वही फार्मूले से वहीं से एक आपके पास क्या आता है, जब मध्य अनुपाती की बात की जाए तो मध्य में कौन होता है, बी माना जाता है। जो प्रोसेस होता है, जो फार्मूले का प्रोसेस होता है, मध्य में बी को माना जाता है। तो आपका बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए सी होता है। यानी खाली बी बराबर क्या होता है, तो खाली बी बराबर होता है रूट में ए सी, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो इस फार्मूले से इसकी वैल्यू रख दीजिए। हमें मध्य अनुपाती ज्ञात करना है, तो जो मध्य अनुपाती ऑलरेडी दे दिया है, बी की जगह क्या दे रखा है, 24 है। बी की जगह 24 है और इनकी जगह वैल्यू रख दीजिए। और ए की जगह क्या है आपके सामने, एक संख्या, जो पहली संख्या वो क्या है, पहली संख्या इसको हम ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं। तो पहली संख्या 4x हो गई और दूसरी संख्या आपकी क्या हो जाएगी, 9x हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद क्या हो जाएगा, इसका इसमें गुणा कर लीजिए, एक्स स्क्वायर हो जाएगा और 4 9 36 हो जाएगा। यानी कि बच क्या गया आपके पास, 24 बराबर हो जाएगा, ये जो 36 हो जाएगा तो उसका वर्गमूल क्या आ जाएगा, 6 बाहर आ जाएगा और एक्स स्क्वायर का खाली एक्स बाहर आ जाएगा। ये इससे कटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाता है 6 चौके 24। एक्स की वैल्यू अगर 4 आ गई है तो आपकी दो संख्याएं क्या क्या हैं, 4x और 9x हैं। तो ये हो जाएगा 4 चौके 16 और ये हो जाएगा 4 9 36। ये दोनों संख्याएं हैं आपकी, इन दोनों का अंतर ज्ञात कर लीजिए। वही आपकी क्या है, 16 और 36 में 20 का अंतर है। यानी आपकी जो संख्या है, संख्याओं का अंतर कितना है, 20 है। ऑप्शन ये सही है। तो इसमें भी कोई कठिन सवाल नहीं था, बस फार्मूला ही था, मध्य अनुपाती वाला ही था। अभी वहाँ पे हमने तृतीय अनुपाती बताया, यहाँ पे मध्य अनुपाती आ गया है। बस लैंग्वेज बेस है और वो लैंग्वेज बेस नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट हमारे सामने क्या है, ये अब परसेंटेज के सवाल आने लगे हैं। परसेंटेज से रिलेटेड और भी चैप्टर जो हैं उनसे सारे मिक्स आने लगेंगे। कुछ ही होंगे जितने पूछते हैं, 2 से 3 पूछते हैं। प्रॉफिट लॉस से लेकर के, परसेंटेज से लेकर के डिस्काउंट तक, इन सारे चैप्टर से मिला के 2 से 3 प्रश्न आ जाते हैं। कभी कभी 4 5 भी बन जा रहे हैं, कभी कभी। बहुत सारे प्रैक्टिस मैंने चेक किया है, मैंने देखा है, तो ऐसा हो रहा है। इसमें हमें क्या दे रखा है, एक्स का मतलब गुणा 4% मतलब 4/100 बराबर दे दिया है 72। तो एक्स का मान ज्ञात करना है, तो आसान सा सवाल है ये हो जाएगा सीधा, या इसको इससे कटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। 4 1 कम 4 और 4 8 32 हो जाएगा। तो ये अब मान लीजिए, समझ लीजिए कटा नहीं है आपका, ये हमने नहीं कटाया, हमने इसको कटा दिया है। तो कितना आ गया, यहाँ पे 18 आ गया, ये सब इधर जाएगा तो 1800 हो जाएगा। इतना छोटा सा सवाल है, और देख करके थोड़ा सा, कई बार लोग जो है, जिसको परसेंटेज से, जिसको गुणा भाग से प्रॉब्लम है, जिसको कैलकुलेशन से प्रॉब्लम है, वो इससे डर जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या है, ये आसान प्रश्न है लेकिन टाइम टेकन है। आपके टाइम को ये बर्बाद करना चाहते हैं। पेपर टफ नहीं होता है, आपको ये उलझाना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, उलझाना चाहते हैं। और कैसे, तो हम तो पूरा प्रोसेस करके दिखाएंगे, लेकिन वहाँ पे आपको पूरा प्रोसेस नहीं करना है, एक अंदाजा अप्रॉक्स बता देना है। यहाँ पे क्या करना है, जो हमने बताया था, 2 क्रमागत छूट के लिए फार्मूला क्या लगाते हैं, इसमें बताया, पूछा क्या गया है कि एक विद्यार्थी एक पुस्तक खरीद पर निम्नलिखित 4 ऑफर दिए जाते हैं। 4 ऑफर दिए जाते हैं, 4 अलग अलग है। तो कौन सा ऑफर उसको बेस्ट मिलेगा, कौन सा ऑफर उसको बेस्ट मिलेगा, कहाँ पे उसको ज़्यादा ऑफर मिलेगा, मतलब ज़्यादा परसेंटेज की छूट कहाँ पर मिलेगा, कौन से भी मिलेगा। इसके लिए हमने बता रखा है 2 क्रमागत छूट। 2 क्रमागत छूट के लिए क्या होता है, x + y - xy बटा के 100। इस वाले फार्मूले से आप सभी की वैल्यू एक बार निकालिएगा तो पता चलेगा कि कौन से में ज़्यादा है, कौन से में कम है। तो सबसे पहले हम पहले का निकालते हैं। पहले का क्या होगा, 20 प्लस, अच्छा 20 की दो हैं 20 की, 20 + 20 गुणे, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 20 गुणे 20 बटा के 100 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, माइनस ये दोनों जीरो खत्म हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, मतलब कि ये आ गया 36। इसी टाइप से सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड का निकाला जाए तो सेकंड क्या है, 25 और 15 है। 25 + 15 है, माइनस 25 गुणे 15 बटा के 100। जो बोल रहा हूँ थोड़ा सा उस पर ध्यान दीजिएगा, कहीं लिखने में अगर सही काम नहीं कर रहा है तो आप मैनेज कर लीजिएगा। 25 15 हो जाता है 40, माइनस, अब इसके बाद ये कितना हो जाएगा, गुणा कर लीजिए। तो 15 × 5 = 75 को 5 और 15 दूना के 30 7 37, ये हो जाएगा। जब इससे भाग करिएगा तो 3.7 हो जाएगा। मतलब ये कितना आ जाने वाला है आपका, ये 36 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 10 में से 5 घटेगा तो 5 आएगा, फिर 9 में से ये 7 घटेगा तो
2 आ जाएगा, ये तो सही है। फिर ये एक उधर चला गया है तो आपके पास ये बचेंगे कितने, 39 में से 3 घटेगा तो ये 36। इतना तो थोड़ा आपको करना पड़ेगा। उसके बाद ये पहले में आ गया एक्यूरेट 36, दूसरे में आ गया 36.25। ये तीसरे में निकाल लेते हैं भाई। तीसरे में कितना दे रखा है, 30 और 10 का, 30 + 10 का 2 छूट दे देगा तो क्या हो जाएगा, 30 × 10 बटा के 100 हो जाएगा। तो 40 - 3 आ जाएगा कितना, 37 आ जाएगा। लास्ट वाला क्या है भाई, 5 और 35, 5 + 35 का हो जाएगा 5 × 35/100। इसमें क्या हो जाने वाला है आपका, 40 हो जाएगा माइनस। अब इसका हो जाएगा कितना था, ये 5 और 35 था, 35 × 3 105, 35 चौके 140, 175 हो जाएगा। ये 175/100 हो जाएगा। यहाँ पे दशमलव लगा दीजिएगा, फिलहाल तो 100 रहने दीजिए। 40 माइनस कितना हो जाएगा, ये जब भाग कर दीजिएगा दशमलव लग जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1.75। और यही सबसे ज़्यादा आने वाला है आपका 38.25। सबसे ज़्यादा यही है, मतलब सबसे अच्छा छूट कौन से में मिल रहा है उसको, चौथे वाले में मिल रहा है। ये आपको करना पड़ेगा भाई, ठीक है दोस्तों, ये आपको करना पड़ेगा और कुछ नहीं है। ये बेसिक चीज़ें, बेसिक चीज़ों मैंने समझा दिया है, ऐसे निकलता है। कोई टाइम टेकन होता है भाई, बस कैलकुलेशन आपकी फास्ट रहेगी, वो भी हो जाएगा। उस वस्तु का क्रय मूल्य याद कीजिए जो 8% लाभ के साथ 1566 में बेची जाती है। मतलब कि जब 8% लाभ के साथ 166 की है, मतलब कि 8% लाभ मतलब 108% की वैल्यू कितनी दे रखा है, 1566 दे रखा है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा। मतलब कि क्रय मूल्य मतलब कि 100% की वैल्यू कितना आ जाएगी। तो यहाँ पे जो 8% लाभ है ना, तो वो 8% लाभ का मतलब कि 100% जितना भी था ना, 100% से उसको 108% में बेचा है तो कितना का आया है, 108% बराबर 1566। 108% बराबर इतना है। तो ये कैसे निकलेगा, 1% की वैल्यू पहले निकाल लीजिए। 1% बराबर आ जाएगा 1566 बटा के 108। अब इनको कटा लीजिए, आप इनको कटा लीजिए, जो आएगा उसमें 100 का गुणा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कटाइए, इसको जब कटाइएगा तो आपका आ जाएगा 14.5 और 0 मान लीजिए। ये आपका आ जाएगा कटाने के बाद 108 से। ये कटाने के बाद आ जाएगा, तो जब 100 की वैल्यू आपको निकालना है तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 का इसमें गुणा हो जाएगा, 14.5 × 100 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1450। ये आपको डिवाइड करना पड़ेगा, कटाना पड़ेगा। कटा देने के बाद ये 14.5 आएगा, उसमें जो है आप 100 का गुणा करिएगा तो 1450 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक संख्या को पहले 15% घटाया जाता है, फिर 20% बढ़ाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 78 अधिक है। मूल संख्या याद कीजिए, ठीक है। कोई संख्या मतलब x मान लीजिए, x है कोई संख्या, और इसको सबसे पहले क्या किया जा रहा है, तो इसको किया जा रहा है 15% घटाया जा रहा है। जब 15% घटाया जाएगा, 15% घटाने का मतलब 100% इसकी वैल्यू थी, लेकिन उसको घटा करके 15% घटा करके 85% कर दिया गया। तो कितना हो जाएगा, 85 बटा के 100 हो जाएगा, गुणे फिर से क्या किया गया है, फिर से 20% बढ़ा दिया गया। पहले 100% था, 100% से 20% बढ़ा दिया गया तो 120 हो जाएगा, 120 बटा के 100 हो जाएगा। अब इसके बाद बोला है कि पहले क्या किया गया, जब 15% घटाया गया तो ये किया गया, और 20% बढ़ाया गया तो ये किया गया। ये सब करने के बाद उसकी जो वैल्यू आ रही है ना, वो संख्या जो x है आपकी, इस x से 78 अधिक है, ये बता रहा है। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ये कितना आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 2 छक्के 12, 2 पंचे 10, और ये कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। 5 से कटा है तो 5 दूनी के 10 यानी 20 हो जाएगा, 17/20 हो जाएगा। और कुछ कटेगा तो कटा लीजिए। ये हो जाएगा 2 तिहाई 6, 2 दहा में 20। अब तो कुछ नहीं कटेगा। अब जो बचे हैं उनका गुणा करके इस पार से उस पार कर दीजिए। तो यहाँ पे बचा क्या गया, पहले उसको लिख लीजिए। तो क्या बचा यहाँ, 17 तिया 51 बचा, और इधर कितना बचे, 10 बचे 50 बराबर x + 78।
ये चीज़ बचा है। अब इसके बाद क्या कर देना, इसका यहाँ पे गुणा कर दीजिए और इसको सीधा यहीं पे रहने दीजिए, तो कितना हो जाएगा 51x हो जाता है, इसको ऐसे पढ़ते हैं। और ये हो जाएगा 50x प्लस 5 का इसमें गुणा कर दीजिए, 5 ये तो जीरो पहले लिख लीजिए, 5 अट्ठे 40 को ये भी जीरो हो जाएगा, फिर 5 सत्ते 35, 35 4 39, और ये x था यहाँ पे, ये इधर आगे घट जाएगा तो x बचेगा और ये 3900 बच जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है किसी को? इसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। बड़ी सिंपल सा चीज़ हमने किया है, सिंपल सा चीज़ कर लिया है। उसके बाद हमने क्या किया, सबको कटा दिया है। कटाने का जो तरीका है अपना अपना सबका तरीका होगा, जो जितना कटा सकता है, जैसा फास्ट कटा सकता है, उसका उतना जल्दी आंसर आएगा, उतना जल्दी समय बचा सकता है अपना। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आ चुका है। एक परीक्षा में गणित के 3 पेपर, अंग्रेजी के 2 पेपर, विज्ञान के 1 पेपर था। सभी पेपर 100 अंक थे, 100 अंक के थे। एस को, कोई एस नाम का बंदा है, उसको गणित में 60%, अंग्रेजी में 70% और विज्ञान में 50% अंक मिले, तो सभी पेपर में उसके अंकों के प्रतिशत कितना था? टोटल में प्रतिशत कितना मिला उसको? तो सबसे पहले एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, वहाँ पे गलती क्या हो जाती है जल्दी जल्दी में, या हम समझ नहीं पाते हैं पेपर को फास्ट पढ़ने के चक्कर में कि प्रश्न कहता क्या है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, गणित के 3 पेपर हैं। ठीक है, तो हम मैथ को लिखेंगे, मैथ के 1 पेपर हैं, 3 पेपर हैं, तो 3 पेपर के पूर्णांक कितने होंगे? ये 300 के होंगे। मैथ के 3 पेपर 300 के हो जाएंगे। इसी प्रकार से इंग्लिश है, इंग्लिश के कितने पेपर हैं? 2 पेपर हैं, तो 2 पेपर का मतलब 200 पूर्णांक हो जाएगा। उसके बाद क्या है, विज्ञान के 1 पेपर है, मतलब कि साइंस है, साइंस का कितना है? 100 का है। टोटल कितना है? 600 का। टोटल कितने हो गए? 600 के। अब इसने क्या बताया कि इसने जो अंग्रेजी का टोटल है ना, अंग्रेजी के मैथ के टोटल में से उसने कितना अंक पाया है? गणित में उसने 60% पाया है। तो 300 का 60% निकाल लीजिए। तीन छके 18, 180 मिल गया इसमें। इंग्लिश में क्या हो जाएगा? 200 का कितना परसेंट है? 70% है। 70 गुना 140। अब 100 का 50% तो 50 ही होगा। मतलब अब कितने टोटल नंबर हो गए? ये हो गया, ये हो गया। ये तीनों अंकों को जोड़ करके इस टोटल में 600 से भाग करके 100 का गुणा कर दिया जाए, जैसे परसेंटेज हम लोग निकालते हैं। तो कितना हो गया? ये 0 0 0 हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 5 4 9 8 17 हो जाएगा, फिर 1 2 1 3 370 हो गए 600 में से। अब इसने क्या कर देना है? 100 से गुणा कर देना है। ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा और उसके बाद ये 6 से भाग करते रहिए, तो 6 6 के 36 हो गया, 6 6 के 36 हो गया, तो 1 बचा 10 हो गया। तो 10 में कितना बार जाएगा? 1 बार जाएगा। अब दशमलव लगा देना पड़ेगा। तो 10 में जब 6 से भाग करोगे तो 1 बार जाने के बाद 4 बचेगा। 4 बचने का मतलब फिर 0 लगा लोगे तो 40 हो जाएगा। फिर 6 6 के 36, मतलब 61.6 किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? 61.6 एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो मतलब कि यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरीके से हमें निकालना होता है दोस्तों। ये जो तरीका हमने लिख लिख के समझाया है, आप डायरेक्टली क्या समझ जाओगे कि आप डायरेक्ट 600 इसके जो टोटल निकाल लेंगे। टोटल निकालने के बाद इसका जो 300 आया रहेगा, इसका 200 आया रहेगा, इनका हम सीधा परसेंटेज निकाल लेने के बाद ही ऐसा कर पाएंगे। इस तरीके से हम कर सकते हैं दोस्तों। यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज 42 तथा चक्रवृद्धि ब्याज 51 है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। इसमें मूलधन ज्ञात करना है। ठीक है, और अगला प्रश्न क्या है? पहले 16 को कर लेते हैं, फिर 15 करते हैं। ये थोड़ा सा आसान है उससे, तो पहले इसको बता लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या है? किसी मूलधन पर 6% वार्षिक दर से, यानी दर दे दिया, फिर समय दे दिया, उसके बाद ये SI दे दिया है, यानी सदृढ़ ब्याज दे दिया है। तो SI बराबर क्या होता है? PR/T/100। ये सबसे आसान फार्मूला है। कोई कोई इसी फार्मूले को तोड़ मरोड़ के और भी बना देते हैं कि P बराबर क्या होगा, R बराबर क्या होगा, T बराबर क्या होगा। ये तोड़ के बनाने से अच्छा डायरेक्ट यहीं पे वैल्यू रखो और उसका जो है आप कैलकुलेशन अच्छे से कर लीजिए। कटाने पिटाने आना चाहिए आपको। ठीक है, तो SI की जगह हमें क्या रखना पड़ेगा? यहाँ पे रखना पड़ेगा 318। P यहीं छोड़ दो, R की जगह क्या रखना है? 6 और T की जगह रखना है 2/100 हो जाएगा। अब ये कटा दीजिए, अगर कट रहे हैं तो ये हो जाएगा 50, फिर और कट रहा है तो ये इसको कटाइए। ये कितना है? 318 है, तो 6 5 30,
6 पचे 30 और 6 त्रिक 18 हो जाएगा। 6 पचे 30 और 6 त्रिक 18 हो जाएगा। अब उसके बाद जो जो बचे उसका गुणा कर लीजिए, तो इसका इसमें गुणा कर दीजिए तो पी की वैल्यू आ जाएगी, यानी पी को इधर लिख लीजिए और ये इसके साथ गुणा करके लिख लीजिए। 53 गुणे 50 यानी 0 हो जाएगा लास्ट में, और 5 3 15 को 5 हो जाएगा। उसके बाद क्या है, 5 पचे 25 1 26 हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है जो ये है। ठीक है दोस्तों, तो ये एकदम सिंपल सा रहा है कि SI बराबर फार्मूला ये होता है। इसके बाद हम इसके ऊपर वाले को लगा लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि यदि समान ब्याज दर पर, मतलब ब्याज दर क्या है, समान है, 2 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब कि कोई मूलधन है, एक ही मूलधन है, एक ही मूलधन पर एक समान ब्याज दर भी है, और उनके जो है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की बातें कर रहा है। उसके बीच में क्या बता दिया कि इसका जो साधारण ब्याज प्राप्त होगा, कोई एक मूलधन है और समान समय में जो साधारण ब्याज से निकाला जाएगा उसका ब्याज, मान लीजिए कहीं 2 लोगों को दे दिया गया कि तुम भाई साधारण ब्याज पे ले लो, तुम चक्रवृद्धि ब्याज पे ले लो, तो उनसे मिला कितना 42 रुपये साधारण ब्याज मिला, इनसे मिलेगा चक्रवृद्धि ब्याज 51 रुपये। तो अब यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि सबसे पहले हमें इन दोनों ब्याज में अंतर ज्ञात करना पड़ेगा। तो अंतर क्या होगा, कितना है, 51 माइनस 42 बराबर 9 हो जाएगा। ये तो हमारा अंतर आ गया। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ें क्या होती है, जो साधारण ब्याज होता है ना, साधारण ब्याज हर साल बराबर लगता है, हर साल बराबर लगता है। अगर मान लीजिए 100 रुपये पे आपको इस साल 10 रुपया लगा, तो 100 रुपया पे अगले साल भी 10 रुपये ही बढ़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि 110 रुपया पे अगले साल बढ़ेगा। इस साल अगर 100 रुपये पे ब्याज लग के 110 हुआ है, तो अगले साल ऐसा नहीं होगा कि 110 पे ब्याज लग के कितना होगा, जितना बढ़ेगा वो बढ़ेगा, अगले साल भी वो 100 पे ही ब्याज लगेगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज पे क्या होता है कि आज मान लीजिए आज पहला साल है और पहले साल में आपका 100 रुपया का ब्याज 110 रुपया हो गया, अगर तो जो 110 रुपया हुआ है ना, अगले साल 110 पे ब्याज लगेगा, मतलब 100 पे भी लगेगा, 10 पे भी लगेगा। तो वही चीज़ यहाँ पे क्या है, जैसे मान लीजिए कि थोड़ा सा समझा देता हूँ, SI और CI जो होता है, समझना ज़्यादा जरूरी होता है दोस्तों। जब आप समझ जाओगे ना तो कैलकुलेशन टफ भी होगी या कैलकुलेशन लंबा भी होगा, तब भी आप कर पाओगे। पहले साल में मान लीजिए क्या है, 42 है, तो 42 का पहले साल, ये 2 साल में 42 है, तो एक साल का कितना हो जाएगा, पहले साल का कितना हो जाएगा और दूसरे साल का कितना हो जाएगा। पहले साल का कितना होगा, इसका 21 होगा, तो इसका भी 21 होगा। दोनों के लिए क्या होता है, समान होता है, SI और CI समान होता है। दूसरे साल में भी क्या होता है, इसका 21 मिलेगा तो पता है, इसका हर साल 21 मिलेगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, 21 तो मिलेगा ही, प्लस और क्या मिलेगा, इस पर भी ब्याज मिलेगा। इस पर जो ब्याज मिलेगा वो कितना होगा, वही चीज़ हमें पता कर लेने से हमारा बाकी काम आसान हो जाता है। ये जो 21 रुपये पर ब्याज लगा है ना, 21 रुपया पर ब्याज लगा है, मतलब 21 रुपया भी मूलधन समझ लो, और उसके अनुसार क्या निकाल लो, SI निकाल लो। जब 21 रुपया आपका क्या हो, मूलधन हो, और उसके ऊपर कितना अंतर आया है जो SI से, देखो यहाँ से क्या हो गया, 21 इसको मिला, ये भी 42 हो गया, 21 मिला, ये भी 42 हो गया, लेकिन ये जो आया है वो कितना मिला था कि वो 42 की बजाय कितना हो गया था, 51 हो गया था। तो वही अंतर तो यहाँ पे दिया है, यानी इसकी जगह पे क्या आया था, ये 9 वाला ही आया था। मतलब कि आपका क्या है, ब्याज, एक साल का ब्याज 9 रुपये है, और P आपको 21 है, P आपका 21 है, R आपका क्या है, ज्ञात करना है, और टाइम कितना है, 1 साल। मतलब कि यहाँ से बस यही तो ज्ञात कर रहे हो, 21 साल के लिए तो ज्ञात कर रहे हो। 21 रुपये पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 21 रुपये पे साधारण ब्याज ज्ञात कर रहे हैं कि 21 रुपये का साधारण ब्याज एक पहले साल के लिए कितना आएगा, 1 साल के लिए कितना आएगा। तो उस वाले से हमें क्या निकल जाएगा, हमारा निकल जाएगा क्या चीज़, R निकल जाएगा, यहाँ से हमें R निकल जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए कितना हो जाएगा, ये अगर कुछ कट रहा है तो कटा लीजिए, 3 त्रिक के 9, 3 सत्ते 21 हो जाएगा। ये इसके नीचे गुणा हो जाएगा, 300 हो जाएगा, और ये इसके नीचे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। R की वैल्यू आ गया कितना, 300 बटा के 7 आ गया। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि मूलधन ज्ञात करना है। यहाँ से तो हमें R निकल गया, मूलधन निकालना है। तो मूलधन के लिए क्या फार्मूला होता है, SI बराबर PRT से हम निकालेंगे जब, तो यहाँ पे कैसे निकलेगा, SI की वैल्यू कितना दे रखा है, 42 दे रखा है, P याद करना है, R अभी हमने निकाल लिया कितना, 300 बटा के 7, 300 बटा के 7 हो जाएगा। टाइम हमारा कितना है, 2 साल है, बटा के 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे कटा पिटा लीजिए, बाकी आसानी हो जाएगा। 2 0 से ये 2 0 कट जाएंगे। अब यहाँ क्या होने वाला है, इसका इसके साथ क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 21। अभी क्या क्या बच रहा है, ये बचेगा 21, ये बचेगा P, और यहाँ पे बचेगा क्या चीज़, 3 बटा 7। तो 3 बटे 7 जो आएगा, अच्छा ये भी अभी कट सकता है क्या, ये भी कट सकता है, 3 सत्ते 21 हो जाएगा, और ये इसके साथ गुणा हो जाएगा, तो P बराबर कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा।
यानी अब हमारा जो P निकल गया है कि कितना आया है 49 आया है, मतलब मूलधन हमारा आ गया 49। यहाँ पे हमने मेन चीज़ हमें डाइवर्ट कहाँ करता है, यहाँ पे डाइवर्ट करता है। यहाँ पे क्या होने वाला है कि सबसे पहले हम जो अंतर निकाले हैं, किस चीज़ का अंतर है, वो साधारण ब्याज और जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है ना, उनका हमने अंतर निकाला है कि पहले साल तो सबका बराबर होता है, लेकिन पहले साल के बाद क्या हुआ है, चेंजमेंट हुआ है। वो कितना हुआ है, वो जो 21 रुपया ब्याज मिला था, उस 21 रुपये के ब्याज के ऊपर भी जो ब्याज आया है, 21 रुपये के ऊपर जो ब्याज आया है, वही हमारा कितना आया था, 9 आया था। वही तो अंतर है। बाकी में तो 21 यहाँ पे देखिए, 21 ये भी, 21 ये भी, 42 दोनों का हो गया। लेकिन जो बड़ा कौन था, वो वहाँ सर्कल में जो आना था वो क्या था, 9 था। तो वो 9 आया कैसे है, वो हमारा क्या है, ब्याज है। 21 रुपये पे 1 साल का ब्याज है 9 रुपये, 21 रुपये पे 1 साल का ब्याज इस सब के रेट से 9 रुपये आया है। तो अब उसके बाद क्या होने वाला है हमारे पास कि इस जो 9 रुपये है, ये क्या है, SI है। 9 रुपये 21 रुपये के ऊपर SI है, तो हमने इस 21 रुपये को P मान करके, P समझ करके, 21 रुपये को P समझ करके हमें SI वाला फार्मूला लगा देना है। यहाँ से R निकल जाएगा, अब R निकल जाएगा तो यहाँ से ये आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। समझाने में टाइम लग रहा है दोस्त, पेपर टफ नहीं था, पेपर टफ नहीं था, समझाने में टाइम लग रहा है। हाँ, टाइम टेकन तो है भाई, कह सकते हैं। लेकिन इन 15 प्रश्नों में, सॉरी 20 प्रश्नों में 15 प्रश्न आपके बहुत आसान है, जो आप एकदम आसानी से कर सकते हैं, उसके दिए हुए टाइम में कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक दो कोई टफ मिलेगा, लेकिन सारे टफ नहीं मिलेंगे। जैसे ये देख लीजिए, एक घन का कोर, कोर बोले तो मतलब घन कैसे बनता है, मतलब ये जो कोर बने हैं ना, ये सारे के सारे क्या होते हैं, घन में बराबर होते हैं। तो जब घन में बराबर होते हैं तो कोई भी कोर बोल दे, कोई किनारा बोल दे, कुछ भी बोल दे इसमें ना, किनारा, कोई एक साइड, ऐसा कुछ भी बोल दे, तो क्या होता है, वो एक साइड माना जाएगा। एक साइड माना जाएगा तो कितना हो जाएगा, आपकी जो घन का संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वो संपूर्ण का मतलब होता है 6a स्क्वायर होता है, 6a स्क्वायर होता है। एरिया बराबर मतलब, या तो कह सकते हैं क्षेत्रफल जो होता है इसका ये होता है, यानी a बराबर अब क्या हो जाएगा, 6 तो ये रहेगा, 19 यहाँ पर रख दिया जाएगा, तो 19 छक्का, मतलब बस केवल पहाड़ा पढ़ना था, 19 का स्क्वायर है ये। तो कितना आ जाएगा, इसमें सीधा गुणा कर लीजिए, 6 गुणे 19 गुणे 19। अब वहाँ पे 19 का स्क्वायर जिसको याद है वो डायरेक्ट लिखेगा और उसमें 6 का गुणा कर लेगा, या फिर यहाँ पे क्या कर देना है, इसका पहले गुणा कर लेना है, फिर उसके बाद जो आएगा उसमें गुणा कर लेना है। तो 19 छक्का कितना हो जाएगा, 114 हो जाएगा। फिर इसमें 19 का गुणा कर लीजिए, तो 19 चौक के 76 को 6, यानी लास्ट में 6 किसका आ रहा है, सारे में 6 आ रहा है, तो थोड़ा सा और चेंज करना पड़ेगा। 19 चौक के 76, उसके बाद हमारे हासिल कैरी लग गया 7, और 19 सिक्कम 19, 19 7 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। यानी 66 किसी और में आ रहा है क्या, 66 वाला ही आंसर रहेगा, तो ये आंसर रहेगा। मतलब कितना आसान सा, देखो कितना छोटा सा था। एक में किसी में टाइम लग रहा है तो वो समझाने में लग रहा है, जिस टाइम आपको समझ में आ जाए ना, आप आसानी से कर सकते हैं। 15 से प्लस आपको ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो एक ही शिफ्ट में जो आसान थे, एक ही शिफ्ट में। मैक्सिमम मैंने 15 से प्लस एक ही शिफ्ट से उठाया है, लेकिन जो एक दो प्रश्न ऐसे लग रहे थे कि नहीं इनकी जगह मुझे चेंज करना चाहिए, कुछ नया डालना चाहिए, तो वो मैंने नया भी डाला हुआ है, जो एकदम आसान थे उनकी जगह पे। दो शंकुओं के ऊंचाइयों का अनुपात ये है, और उनके आधारों का अनुपात, यानी आधार की त्रिज्याओं का अनुपात ये है। देखिए प्रश्न की संख्याओं में हमारा थोड़ा सा अंतर है, ऊपर थोड़ा सा जो मिस्टेक हुआ है, ये जो 18 है ना, ये 17 है, क्योंकि इसके पहले वाला ये 16 है, ये 16 है, ये 17 है, तो उस पर मत जाइएगा। ये 18 है, बाकी सही है। दो शंकुओं की ऊंचाइयों का अनुपात ये है, आधार की त्रिज्याओं का अनुपात ये है। तो भी बराबर क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये फार्मूला होता है आयतन का। किसका, शंकु के आयतन का ये फार्मूला होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब यहाँ पे क्या कर दिया है, उनके आयतनों का अनुपात पूछ दिया है। तो आयतन क्या होता है कि दो शंकु हैं, जब दो शंकु हैं तो दोनों के आयतन अलग अलग होंगे, तो उनके सब कुछ ऊंचाई और त्रिज्या दोनों अलग अलग होगी। तो हम इसको ये लिख सकते हैं कि V2 या तो V1 बटा V2 कर दीजिए, दोनों का अनुपात निकाल दीजिए। जब आयतन 1 निकालेंगे तो सभी की जगह 1 हो जाएगा, और आयतन 2 निकालेंगे तो सभी की जगह आयतन हो जाएगा। मतलब दो इसमें है ना, दो शंकु है, दोनों के आयतन जो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/3 पाई r1 स्क्वायर h1, ऐसे ही 1/3 पाई r2 स्क्वायर h2। इसमें से कुछ चीज़ें तो डायरेक्ट कट जाएंगी, ये पूरा कट जाएगा। जो जो बच रहे हैं उसकी वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए।
R1 क्या है भाई, इसमें सीधा R1 की जो वैल्यू दे रखा है ना, त्रिज्याओं का अनुपात, तो त्रिज्या क्या क्या है इसमें, 1 और 2 है, त्रिज्या 1 और 2 है, मतलब 1 का 1 है और 2 का 2 है, तो 1 का स्क्वायर करिएगा तो यही आएगा, और ऊंचाई h1 मतलब पहले जो लिखा रहेगा, ऊंचाइयों का अनुपात जो पहले लिखा रहेगा वो पहले लिखा जाएगा, और इसमें से जो दूसरा लिखा है वो दूसरा रहेगा, तो 2 का स्क्वायर गुणे 3 ये हो जाना है। तो ये कितना आ जाना है, 4/4 गुणे 3, यानी ये इससे कट जाएगा तो क्या आना है 1/3, यानी 1/3। 1/3 कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन है दोस्तों आपका। कितना आसान सा सवाल था, बस केवल फार्मूले बेस पे था, सबकी वैल्यू रखो और कटा दो। ये पिछले प्रैक्टिस सेट में भी ऐसा आया हुआ है, इसको बार बार मैं लेके चल रहा हूँ क्योंकि लैंग्वेज लोग प्रश्न को इतना लंबा चौड़ा देख करके छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, 3 लोग हैं यहाँ पे, A B C हम तीनों को मानते हैं। ठीक है, 3 लोग हैं A B C। ठीक है, या कोई जो अलग अलग नाम है ना, नाम की जगह अक्षय है, फिर अतुल की जगह हम क्या कर देते हैं, कमल कर देते हैं। जहां भी अतुल लिखे वहां पे कमल कर देना है। ठीक है, अब आसान हो जाएगा। अब इनके जो नाम का पहला लेटर है उसी को उठा लेते हैं। इसमें क्या करना होता है हमें कि पहले गोपाल, अक्षय और कमल के औसत भार दे दिया है हमें। तो जब जितने लोग होते हैं, इसमें फार्मूला क्या होता है औसत वाले में, कि जितना भी दिया रहता है ना, सभी का योगफल बटा के उतने कितने नंबर है, कितनी संख्या है, उस संख्या से भाग करते हैं, कितने लोग हैं उससे भाग करते हैं। तो यहाँ पे उसी तरीके से क्या हो जाएगा, 3 लोग हैं, कौन कौन है, गोपाल है, अक्षय है और कमल है। इन तीनों लोगों का जो योगफल है, तीनों लोगों का योगफल कैसे आएगा, इसका जो आपका औसत है इसके बटे 3 होता है, इसके बटे 3 लिखने से अच्छा डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 46 गुणे 3 बराबर कितना आ जाएगा, 3 छके 18 हो जाएगा, 3 चौके 12 13 हो जाएगा, 138 हो जाएगा। इसी टाइप से एकदम सेम इसी टाइप से जब 2 लोगों की बात करें, अगला कौन कौन है, गोपाल और अक्षय है, गोपाल और अक्षय, तो ये इनके बटे भी 2 हो जाएगा, बराबर कितना दे रखा है, 40 दे रखा है। तो 40 में सीधा 2 का गुणा कर लीजिए तो योगफल आ जाएगा, इनका और इनका योगफल ज्ञात कर लेंगे, ये योग है। ठीक है, इनके वजन का योग है, तो कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या है, अक्षय है, उसके बाद कमल है, तो इनका कितना दे रखा है, इनका 45 दे रखा है, तो सीधा 45 गुणे 2 कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, हमें करना क्या पड़ता है कि जब यहाँ पे 3 दे रखा है तो हमें उसी टाइप का 3 वाला ही, या तो किसी 2 की वैल्यू निकाल लें हम फटाक से और वहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू रख दें, या फिर क्या करें कि उसके जैसा कुछ उसी के जैसा हम कुछ बनाएं और उसके बाद बनाने के बाद वैसे ही कुछ कट करके या कुछ कम होकर के या वहाँ पे कोई वैल्यू आ करके कोई एक बचे तभी हमारा आसान हो सकता है। एक की वैल्यू निकलेगा तो बाकी का भी निकल जाएगा, सबका निकल जाएगा। फिर तो हम पहले इन दोनों को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, इन दोनों को ऐड कर देंगे, यानी समीकरण 2 + 3 कर देते हैं। तो क्या हो जाना है, जी और ए देखो 2 बार है ना, तो सीधा क्या हो जाएगा, g + 2a + k बराबर इन दोनों को ऐड कर दो तो 8 9 17 170, ये समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। अभी देखो हमारा क्या हो गया, अच्छा यहाँ पे क्या मिलेगा, ये के सही से नहीं लिखाया है, ये रहेगा, मतलब कि इन दोनों को जब ऐड कर रहे हो तो जी तो उतर जाएगा, ए मिल गया तो 2a हो जाएगा, के उतर जाएगा, इसके बाद इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो कितना आ गया, 170 आ गया। तो अब क्या कर देंगे, ये एक जैसा कुछ मिलने लगा, अब इसके बाद इनको क्या कर देंगे, घटा देंगे, घटा देने से हमें कुछ मिल जाएगा और कुछ कट पिट जाएगा। तो क्या करेंगे, समीकरण 4 में से 1 को घटा दीजिए, तो घटाइए, कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा g + a + अच्छा 2a है, प्लस के बराबर 170 हो जाएगा। इसके नीचे लिख लेना है g + a + k बराबर 138। घटा रहे हैं इनको ना, तो जब घटाएंगे तो ये सब माइनस हो जाएगा, ये तो कट जाएंगे, माइनस से माइनस कट जाता है, 2a में से a घटेगा तो खाली a बचेगा और इसको घटाइएगा तो कितना बचेगा आपका, 32 हो जाएगा। यानी 10 में से 8 घटेगा तो 2 हो जाएगा, 6 में से 3 घटेगा तो 3 आ जाएगा।
तो यही हमारा आंसर होगा। इस टाइप से हम लोग करेंगे तो फटाक से हो जाता है, वहाँ पे इतना टाइम तो हमें मिल जाता है। और कुछ प्रश्न तो होते हैं टाइम टेकन वाले, आपको नोटिस करना है कि कितने प्रश्न ऐसे रहे हैं जिसमें टाइम टेकन हुए हैं। और जबकि हम बेसिक से कर रहे हैं, जब बेसिक से जाएंगे तो हमारा फास्ट करने लगते हैं। एक व्यक्ति 9 किलोमीटर की चाल से कोलकाता से अहमदाबाद जाता है और उसी मार्ग से मतलब कि बड़ी सही याद दिला दिया है कि यहाँ पे एक फार्मूला लगता है, उसी रास्ते से उसी चाल से कोलकाता से वापस आ रहा है, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या होगी। तो इसके लिए फार्मूला होता है किस स्थिति में, जब जिस रास्ते से जाया जाए और उसी रास्ते से आया जाए, तो इसमें क्या होता है 2xy अपन x प्लस वाई। एक्स वाई का क्या मतलब है कि ये दो चाल हैं, एक जाते हुए चाल है, एक आते हुए चाल है। 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 9 है, और y की वैल्यू है 18 प्लस 9 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 गुणे 9 गुणे 18, और ये हो जाएंगे 18 9 कितना 27 हो जाएगा। कटा दीजिए इनको, 9 त्रिके 27, 3 छके 18, मतलब 6 दूनी के 12 आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम लोगों ने बेसिक तरीके से, एकदम बेसिक के तरीके से किया, तब भी एक सही टाइमिंग में कर पा रहे हैं। और हमने समझा के किया है, तब ज़्यादा टाइम लगा हुआ, तब लंबा वीडियो हुआ है। और समझना ज़्यादा जरूरी, जब आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे ना, समझ लेने के बाद प्रैक्टिस सेट लगाइए, वहाँ पर टाइमिंग लगाइए कि कितना टाइम आपका लग रहा है। यहाँ पर आप समझ रहे हैं तो टाइम लगेगा, और समझ में आना चाहिए, उसके लिए चाहे टाइम कितना भी लगे, समझ में आना चाहिए आपको। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम जो है एसएससी जीडी की प्रैक्टिस सेट को ख़त्म कर पा रहे हैं। और आप अगर चाहते हैं कि अपना सिलेक्शन सिक्योर करें तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।